थोड़ी देर बाद टीटी प्रभाकर कमरे में आया। नसरीन कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। वो मेज़ पर कूद कर बैठ गया और नसरीन के करीब होकर बोला, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जिस तरह हम कहते हैं वैसे करो, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे कि तुम पाकिस्तानी जासूसा हो। पुलिस तुम्हारा जो हशर करेगी वो तुम नहीं जान सकती। ये कहकर वो चला गया। 15 मिनट बाद वो एक थाली में चावल लेकर आ गया जिस पर जर्द रंग की दाल पड़ी हुई थी। ये खा लो, हमारे बारे में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम तुम पर वो जुल्म नहीं करेंगे जो यहाँ की पुलिस करेगी। इसी कमरे में बैठे नसरीन को शाम हो गई। प्लेटफॉर्म पर आती जाती रेलगाड़ियों की आवाज़ दूर होती जा रही थी। पर भारकर बीच में आकर नसरीन को मिट्टी के कूजे में चाय और पेस्ट्री का एक टुकड़ा दे गया। जब रात गुजर गई तो नसरीन के पास आकर कहने लगा, अब तुम मेरे साथ जाओगी, शोर मचाओगी तो खुद ही फंस जाओगी। पुलिस किसी भी पाकिस्तानी जासूसा को नहीं छोड़ती है वो। पर भारकर नसरीन को रेलवे स्टेशन के पीछे एक सुनसान सड़क पर ले आया। यहाँ एक गंजा हिंदू साथी पहले से एक जीप लिए मौजूद था। जीप चारों तरफ से बंद थी। उन्होंने नसरीन को ज़बरदस्ती धकेलते हुए जीप में बिठाया। गंजा रघुनाथ इसके आगे होकर बैठ गया। पर भारकर जीप स्टार्ट करके बैठ गया और पाकिस्तान से दूर, बहुत दूर एक दुश्मन मुल्क में जीप नसरीन को लेकर बुरहानपुर से अमरावती की तरफ रवाना हो गई। वहाँ इन्हें ट्रेन पकड़कर नागपुर जाना था, जहाँ पूना के मुकाम पर जंग में एक अकूबत खाना था जिसमें कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को गिरफ्तार करके लाया जाता है और इन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता है। नसरीन को लेकर जीप बुरहानपुर से हिंदुस्तान के शहर अमरावती की तरफ जा रही थी जो सूबा महाराष्ट्र में वाक़ था। पर भारकर जीप चला रहा था और रघुनाथ पिस्तौल हाथ में लेकर सामने इस तरह बैठा था कि वो बाहर छलांग लगाना चाहे तो भी छलांग नहीं लगा सकती थी। ये नीम पहाड़ी इलाका था। नसरीन को रेलवे टीटी पर भारकर ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बगैर टिकट सफ़र करते गिरफ्तार किया था। नसरीन ने अपना नाम कांता कुमारी बताया था और कहा था कि इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया है और वो दिल्ली अपनी बड़ी दीदी के पास जा रही है। इसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, मगर औरतों के शिकारी और गर्ग-बारां पर भारकर को नसरीन की बातों पर यकीन नहीं आया था। वो इसे ट्रेन से उतार कर रेलवे प्लेटफॉर्म में अपने ऑफिस में अपने साथी रघुनाथ के पास ले आया, जहाँ इन्हें बहुत जल्द पता चल गया कि औरत हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। अब नसरीन इनका बड़ा कीमती शिकार था जिसे वो महाराष्ट्र में मगर इंतहाई हवलनाक अजियत खाने पूना में पाकिस्तानी दहशतगर्द और जासूसा के तौर पर साबित करने जा रहे थे। हिंदुस्तान के दूर दराज मकामात पर कितने ही खुफिया कुबत खाने हैं जहाँ मकबूजा कश्मीर से कश्मीरी मुजाहिदीन को पकड़ कर लाया जाता है और इन पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता है। इनमें बेगुनाह कश्मीरी औरतें भी शामिल होती हैं। इनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता है। इनके जिस्मों पर गर्म इस्त्री फेरी जाती है। जिस्म के ख़ास मकामात को गर्म लोहे से दागा जाता है और जब वो तशद्दुद किताब न लाकर शहीद हो जाते हैं तो इन्हें पूना की पहाड़ियों और जंगल में गड्ढे खोद कर दबा दिया जाता है। पूना के अकूबत खाने का इंचार्ज पटोरदन नाम का एक संगदिल अधेड़ उम्र का रिटायर्ड पुलिस अफसर है जिसने यहाँ एक और धंधा भी शुरू कर रखा है। जिन कश्मीरी खवातीन को इनके घरों से निकाल कर यहाँ लाया जाता है, पटोरदन इन्हें सबसे पहले खुद तशद्दुद का निशान बनाता है और इन्हें भारी रकम लेकर शहर और देहात के अयाश अमीर लोगों के पास एक ख़ास मुद्दत के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी कड़ी निगरानी की जाती है। अगर कोई बदनसीब कश्मीरी औरत किसी अमीर आदमी के घर से भाग निकले और किसी तरह बाजार में आकर लोगों को अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म की दास्तान सुनाए तो इसे पाकिस्तानी जासूसा कहकर दबोच लिया जाता है और वापस पूना के अजियत खाने में पहुंचा दिया जाता है, जहां अहाते के अंदर दाखिल होते ही औरत को बरहना कर दिया जाता है। इसके बाद जो दरिंदगी इसके साथ की जाती है वो इसे बहुत जल्द मौत की आगोश में पहुँचा देती है। ये टॉर्चर सेल या कुबत खाना शहरों से दूर कई इलाकों में कायम किए गए हैं। यहाँ बाहर के किसी गैर मुल्की आदमी को करीब फटकने की इजाज़त नहीं है। हिंदू प्रेस इन अकूबत खानों से आगाह है, मगर वो अपनी अजली मुसलमान दुश्मनी का मुजाहिरा करते हुए इन अकूबत खानों में कश्मीरी मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाली दरिंदगी के बारे में कभी एक लफ्ज़ भी नहीं लिखता। इन अकूबत खानों के बारे में मशहूर किया गया है कि यहाँ कश्मीर के ख़तरनाक दहशतगर्द मुजाहिदीन को पकड़ कर लाया जाता है, इनसे ज़रूरी मालूमात हासिल की जाती हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह अकूबत खाना कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए कत्लगाहों का काम देते हैं। महज खाना पूरी करने के वास्ते मुजाहिदीन से थोड़ी बहुत पूछगछ कर ली जाती है। इन्हें तशद्दुद के ज़रिए मजबूर किया जाता है कि वो अपने साथी मुजाहिदीन का नाम बताएं या फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों ही का नाम पते लिखवा दें। इन हुकूमत खानों में 13-13 साल की नाबालिग कश्मीरी लड़कियों से लेकर 70 बरस की बूढ़ी औरतों को भी पकड़ कर लाया जाता है और इन पर क़यामत खेज जुल्म तोड़े जाते हैं। वहाँ इनकी फरियादें और दिलदोज़ चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। वो चंद ही रोज़ अजियतनाक मौत का शिकार हो जाती हैं। सूबा महाराष्ट्र के छोटे से शहर पूना में
अकूबत खाना सेंटर जुल्म व बर्बरियत की मकरूह तरीन जगह है। ये पूना शहर से थोड़े फासले पर वीरान मुकाम पर वाक़ है। इनकी चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ और जंगल हैं। इसके इर्द गिर्द 7 फुट ऊंची दीवार है जो पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। इसका एक ही छोटा सा लोहे का गेट है जिसके अंदर और बाहर हर वक्त पुलिस के 2 मुसल्ले सिपाही रहते हैं। अहाते के अंदर छोटी छोटी 3 बारकें बनी हुई हैं। इन बारकों के दरवाजे भी लोहे की सलाखों वाले हैं। खिड़कियों पर भी सलाखें लगी हैं। कोने में टॉर्चर सेल के इंचार्ज दरिंदा सिफ्त पटोरदन का दफ्तर, अजियत गाहें बारकों के नीचे ज़मीन 2 तहखानों में है। कोने में इमली का एक दरख्त है जिसके नीचे एक गन पोस्ट है। मशीन गन का रुख गेट की तरफ होता है ताकि अगर कोई कश्मीरी मुजाहिद भागने की कोशिश करे तो इसे गेट तक पहुंचने से पहले ही भून दिया जाए। नसरीन को इन हालात और वाक़यात की कुछ खबर नहीं थी। महाराष्ट्र के इस हवलनाक टॉर्चर सेंटर के बारे में इसने कभी नहीं सुना था। वो यही समझ रही थी कि दोनों हिंदू इसे किसी वारदात करने के वास्ते यहाँ ले जा रहे हैं। अमरावती से वो नसरीन को लेकर ट्रेन में बैठ गए। नागपुर पहुँचने के बाद प्रभाकर और रघुनाथ ने नसरीन को अपनी कड़ी निगरानी में रखकर बाहर निकाला और टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को मरहठी जुबान में धार वाली चलने को कहा। ये वो जगह थी जहाँ आबादी ख़त्म हो जाती थी और पूना की पहाड़ियाँ और जंगल शुरू हो जाते थे। प्रभाकर और रघुनाथ इस सारे इलाके से वाकिफ थे। वो टॉर्चर सेल में वर्दन से मिलने 1-2 बार यहाँ आ चुके थे। नसरीन ने रास्ते में कई बार भागने के बारे में सोचा मगर दोनों हिंदू इसके बिल्कुल साल लगकर चल रहे थे। साथ इनके हाथ में भरा हुआ पिस्तौल भी था जिसे इसने जेब में डाल रखा था। नसरीन को यह ख्याल भी था कि अगर वो किसी तरफ दौड़ भी गई तो ये दोनों पकड़ो पकड़ो का शोर मचाकर सब लोगों को अपने साल लगा लेंगे और वो पकड़ ली जाएगी। इसकी दर्द भरी दास्तान सुनने और इससे हमदर्दी करने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब इसने दिल में यही सोच रखा था कि जहाँ ये लोग इसे ले जा रहे हैं वो वहां से किसी तरह भाग निकलने की कोशिश करेगी। धार वाली पहुंचकर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। टेकरियों के दरमियान जाती एक पगडंडी पर चल पड़ी। रास्ते में प्रभाकर बार बार नसरीन को यह कहकर तसल्लियां देता रहा कि जिस तरह हम कहते हैं इसी तरह करते जाओगी तो सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारोगी, पुलिस और जेल खाने से भी बची रहोगी। नसरीन चुपचाप इनकी बातें सुनती रही। पगडंडी खत्म हुई तो जरा आगे जाकर एक जगह आ गई जहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ थी। एक ऊंची 4 दीवारी थी जिसके दरवाजे पर पुलिस का सिपाही बंदूक लिए पहरे पर मौजूद था। ये पूना का बदनामे ज़माना इंट्रोगेशन सेंटर यानी कश्मीरी मुजाहिदीन की कत्लगाह थी। नसरीन का ख्याल था कि ये लोग इसे किसी अमीर कोठी में ले जाएंगे। ये जगह इसे किसी जेल खाने की तरह मालूम हुई तो इसने पूछा, तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? प्रभाकर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, फिक्र क्यों करती हो, ये तुम्हारा घर है। दोनों हंसने लगे। प्रभाकर ने गेट पर खड़े सिपाही को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दोनों दरिंदों को वो सिपाही जानता था। सिपाही ने नसरीन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गेट का एक पट खोलते हुए जुबान में कहा, राव जी अंदर दफ्तर में बैठे हैं। नसरीन ने अहाते के अंदर आने के बाद दरख्त के नीचे एक सिपाही को मशीन गन लिए मोर्चे में बैठ देखा तो इस पर कुदरती तौर पर एक दहशत सी तारी हो गई। इसने सोचा जरूर ये कोई जेल खाना है जहाँ जासूसी के इल्ज़ाम में ज़बरदस्ती पकड़कर मुसलमानों को लाकर रखा जाता है और इन पर तशद्दुद किया जाता है। पटोरदन के कमरे में रोशनी थी। अंदर छत का पंखा धीमी रफ्तार से चल रहा था। नसरीन ने काले स्याह रंग के सुर्ख आंखों और पत्थर के चेहरे वाले एक अधेड़ उम्र आदमी को देखा जिसकी छोटी छोटी मूंछें ऊपर को उठी हुई थी। इसने खाकी रंग की शर्ट और पतलून पहनी हुई थी, तोंद आगे को निकली हुई थी। वो सिगार पी रहा था। ये पूना टॉर्चर सेल का इंचार्ज पटोरदन था। प्रभाकर और रघुनाथ ने कमरे में आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पटोरदन ने चेहरे से किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। जैसा पत्थर चेहरा था वैसे का वैसा ही रहा। अलबत्ता इसकी सुर्ख आंखों में एक चमक जरूर आ गई। वो प्रभाकर और रघुनाथ की मौजूदगी में नसरीन के जिस्म का भरपूर जायजा ले रहा था। नसरीन पर नजरें जमाए पटोरदन ने सिगार को एस्ट्रे में झाड़ी और एक ऐसी आवाज में सिपाही को बुलाया जो किसी चीख से मिलती जुलती थी। सिपाही अंदर आया तो पटोरदन ने नसरीन के चेहरे पर से आंखें हटा ली। रघुनाथ प्रभाकर को बैठने का इशारा किया और सिपाही से मरहठी जुबान में कहा, इसे बैरक में ले जाओ। नसरीन मरहठी जुबान नहीं समझती थी मगर बारक का लफ्ज़ समझ गई थी। वो ये भी समझ गई थी कि इसे किसी खतरनाक जेल में लाया गया है जहाँ इसको खुदा जाने कैसी कैसी अजियतें देने का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसने हिंदू औरतों की तरह हाथ जोड़कर कहा, मैं जासूस नहीं हूँ, मेरा नाम कांता कुमारी है, मैं बम्बई की रहने वाली हूँ, मेरा खामन मुझे छोड़कर चला गया है, मैं दिल्ली अपनी दीदी के पास जा रही थी कि बगैर टिकट सफ़र करते पकड़ी गई, मैं बेगुनाह हूँ। नसरीन को अभी इतनी हिंदी नहीं आती थी कि वो बेगुनाह की जगह निर्दोष का लफ्ज़ इस्तेमाल
करती। इसके मुंह से पति की बजाय बेखामन का लफ्ज़ निकल गया था। ये वो अल्फाज थे जो इसकी हिंदू औरतें नहीं इस्तेमाल करती। पर बारकल ने पटवर्धन की तरफ देखा और कहा, राव जी, अब आप समझ गए होंगे कि ये औरत हिंदू नहीं है, मुसलमान है और पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आई है। इसका लिंक कश्मीरी अगरवादियों के साथ भी है। पटवर्धन ने कोई जवाब न दिया। सिपाही को इशारा किया। सिपाही नसरीन को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। जब सिपाही नसरीन को लेकर कमरे से निकल गया तो परबारकल ने जेब से डब्बी निकालकर सिगरेट सुलगाया और पटवर्धन से कहा, राव जी, इस बार माल बढ़िया है, लड़की पाकिस्तानी और मुसलमान है। पटवर्धन कुर्सी पर पीछे हो गया। कुर्सी चिड़चिड़ाई, बारी बारी दोनों को घूर कर देखा। करख्त लहजे में कहा, तुमसे जो मामला तय है वही होगा। ये लड़की मुसलमान जरूर है मगर मुझे पाकिस्तानी जासूस लगती नहीं। परबारकल ने अपने मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करते हुए सवाल किया, राव जी, अगर ये लड़की जासूस नहीं है तो फिर बगैर पासपोर्ट वीज़े के भारत कैसे गई, क्यों पहुंच गई? पटवर्धन आगे को झुका। मेज़ पर दोनों कोहनियाँ टिका दी और सिगार को एस्ट्रे में डालते हुए बोला, ज़्यादा बात क्यों करते हो? कह दिया ना कि ये लड़की पाकिस्तानी जासूस नहीं है। मेरा 40 बरस का तजुर्बा है। अब मालूम कर लूँगा कि ये बगैर पेपर के भारत कैसे और क्यों पहुँची। तुमको तुम्हारा चेक अगले हफ्ते बुरहानपुर पहुँच जाएगा, आप जाओ। इतना कहकर पटवर्धन कुर्सी छोड़कर उठा, पतलून की पेटी को ऊपर खींचा और भालू की चाल चलता कमरे से बाहर निकल गया। नसरीन कमरे में खड़ी हो गई। इस छोटे से कमरे में छत के साथ लगा एक छोटा सा सलाखदार रोशनदान ही था जिसमें से गुरूब होते सूरज की गुलाबी रोशनी अंदर आ रही थी। नसरीन बूटों की ठक ठक सुनी तो सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से दरवाजे का ताला खोलने की आवाज़ आई। फिर पत्थर जैसे बेरहम चेहरे वाला पटवर्धन अंदर आ गया। इसके पत्थर जैसे बेरहम चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासिर नहीं था। कुछ देर वो नसरीन को घूरता रहा, फिर खड़े खड़े झुका। नसरीन के बाजू को पकड़कर एक झटके से उठाया और खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। बारिक के आगे छोटा सा बरामदा था। यहाँ कोने में एक तंग जीना था जो नीचे तहखानों वाली कोठरियों में जाता था। ये वो कोठरियाँ थी जहाँ जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार करके लाए गए मुजाहिदीन कश्मीर को मुख्तलिफ तरीक़ों से अजियतें दी जाती हैं। पटवर्धन नसरीन को अपने साथ तेज़ तेज़ चलाता जीने से उतार कर तहखाने वाली नीम रोशन रहदरी में ले आया। यहाँ नसरीन को जो पहली आवाज़ सुनाई दी वो किसी मर्द के आहिस्ता आहिस्ता कराहते हुए या अल्लाह पुकारने की आवाज़ थी। नसरीन के रोंगटे खड़े हो गए। इसे ये समझने में देर न लगी कि ये टॉर्चर सेल है और इसमें तशद्दुद का अमल शुरू होने वाला है। वो दिल में अल्लाह को याद करने लगी। नीम रोशन रहदरी के दोनों जानिब आमने सामने छोटी छोटी कोठरियाँ थी। इनके दरवाजे खुले थे। अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। कोठरी में गौर से देखो। अंदर एक गोरे रंग के नौजवान को स्ट्रेचर पर उल्टा लिटा कर रस्सियों से बांधा हुआ था। इसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। एक आदमी स्ट्रेचर की एक जानिब खड़ा था, दूसरा दूसरी जानिब खड़ा था। तीसरा आदमी स्ट्रेचर पर औंधे पड़े नीम बेहोश नौजवान की कमर पर रीढ़ की हड्डी के साथ साथ छोटे छोटे कील रखकर हथौड़ी से ठोंक रहा था। नौजवान कराह रहा था। इसके मुंह से बार बार या अल्लाह के अल्फाज निकल रहे थे। इसके गोरे चिट्टे बदन पर खून के धब्बों के निशान थे। पटवर्धन ने नौजवान की तरफ इशारा करके नसरीन से कहा, यह कश्मीरी दहशतगर्द है, यहाँ से ये जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो नसरीन को बाजू से पकड़कर आगे चला। दूसरी कोठरी खाली थी। इस कोठरी में से खून की बू आ रही थी, जैसे थोड़ी देर पहले वहाँ किसी को ज़िबा किया गया हो। सामने वाली कोठरी में एक और नौजवान तकरीबन सारे का सारा खून में नहाया हुआ फर्श पर टांगे फैलाए बैठा था। इसकी टांगों के दरमियान बांस बांधा गया था जिसकी वजह से वो अपनी टांगे नहीं हिला सकता था। दो आदमी इसके पीछे खड़े थे। नौजवान की गर्दन में रस्सा डाला हुआ था। रस्से का एक सिरा दोनों आदमियों के हाथों में था और वो इसे वक्फे से खींच रहे थे। नौजवान के हलक से खरखराहट की तकलीफदेह आवाज़ें निकल रही थी। नसरीन इस भयानक मंजर की ताब न ला सकी। इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। चौथी कोठरी में एक अधेड़ उम्र कश्मीरी मुजाहिद के जिस्म पर गरम गरम इस्त्री फेरी जा रही थी और कश्मीरी मुजाहिद का जिस्म जगह जगह से जलकर स्याह पड़ गया था। कहीं कहीं सुर्ख गोश्त नजर आ रहा था। दूसरी कोठरियों में भी कश्मीरी मुजाहिदों पर इनसे भी ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा था। अचानक आगे वाली कोठरी से किसी लड़की की अजियतनाक चीख बुलंद हुई। पटवर्धन ने नसरीन की आंखों में घूरते हुए कहा, आओ तुम्हें तुम्हारी कश्मीरी बहन से मिलाता हूँ। ये बहादुर कश्मीरी हुर्रियत परस्त लड़की दो आदमियों के शिकंजे में जिस हालत में ज़मीन पर पड़ी थी, नसरीन इसे देख न सकी। इस कश्मीरी लड़की की उम्र 13-14 बरस से ज़्यादा नहीं थी। इस लड़की पर जिस वहशियाना तरीके से तशद्दुद किया जा रहा था, अगर इसे दरिंदा भी देख लेता तो शर्म से निगाहें झुका लेता। नसरीन ने चेहरा दूसरी
दूसरी तरफ फेर लिया। पटवर्धन ने ज़बरदस्ती नसरीन की गर्दन पकड़कर झटके से इसका चेहरा कोठरी की तरफ किया और बोला, मैं यही दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इस लड़की के साथ जो सलूक किया जा रहा है इसे गौर से देख लो, तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक किया जाएगा। इधर आओ। पटवर्धन नसरीन को खींचता हुआ एक खाली कोठरी में ले गया। यहाँ खाली स्ट्रेचर पड़ा था जिस पर खून के धब्बों के निशान थे। छत के साथ लोहे की मोटी जंजीर लटक रही थी। स्ट्रेचर के सिराने की जानिब लोहे का स्टूल रखा हुआ था। पटवर्धन ने नसरीन को हल्का सा धक्का देकर स्ट्रेचर पर बिठा दिया। खुद स्टूल खींचकर इनके सामने होकर बैठ गया और इसकी आंखों में आंखें डालकर जहरीले लहजे में बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुसलमान हो, हिंदू औरत नहीं हो। तुमने साड़ी पहनकर माथे पर जो तिलक लगाकर हिंदू औरत का भेष बदल रखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कश्मीरी दहशतगर्दों की मदद के लिए पाकिस्तान से आई हो। नसरीन ने पटवर्धन के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिदों की मदद करने नहीं आई। पटवर्धन मक्कारी से मुस्कुराया। इसका अंदाज़ा गलत निकला था। नसरीन के चेहरे को देखकर इसने यही अंदाज़ा लगाया था कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान औरत है और घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर घर से निकल पड़ी है। जब नसरीन ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो पाकिस्तान से आई है तो मामला अब बड़ा संगीन हो गया था। इसे अब यह भी मालूम करना था कि नसरीन पाकिस्तान से किस मिशन पर भारत में दाखिल हुई है और यहाँ इसके दूसरे साथी कौन कौन है। नसरीन से नासमझी हो गई थी। इसका ख्याल था कि खामखा झूठ बोलने के बजाय सच्ची बात बयान कर दे, इस तरह कम से कम वो जासूसी के संगीन इल्ज़ाम से बच जाएगी। मगर वहाँ तो मामला ही दूसरा था। हिंदू तो मुसलमानों पर जुल्म ढाने के लिए बहाने तलाश करते रहते हैं। पटवर्धन नसरीन पर तशद्दुद का अमल और इंट्रोगेशन शुरू करने के लिए इसको इलाके के अमीर कबीर और अय्याज ज़मींदार बालाजी के पास भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा रकम हासिल कर लेना चाहता था। ये वो सलूक था जो वो हर इस मुसलमान कश्मीरी औरत के साथ करता था जिसे मकबूजा कश्मीर से पकड़कर पूना के अकूबत खाने में लाया जाता था। इसने इसके बाजू को पकड़कर बड़ी नरमी से दबाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बयान को दुरुस्त मान लेता हूँ, मगर तुम्हारे हक में केस तैयार करने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मेरे साथ आओ। नसरीन के बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। वो जानती थी पटवर्धन इससे क्या बात मनवाना चाहता है। नसरीन ने अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लिया। इस कत्लगाह में इसने नौजवान हुर्रियत परस्त कश्मीरी मुजाहिदीन पर और ख़ास तौर पर 13-14 साल कश्मीरी लड़की पर दरिंदगी का जो मुजाहिरा देखा, इस मंजल ने इसके दिमाग में अंगारे भर दिए थे। अब वो यही चाहती थी कि ज्वालामुखी का दहाना बनकर पड़े, खुद भी जल कर राख हो जाए और कश्मीरी मुजाहिदीन की इस कत्लगाह को भी सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। वो कत्लगाह को तबाह नहीं कर सकती थी, इतनी ताकत और वसाइल इसके पास नहीं थे, लेकिन मरने से पहले वो वहाँ से फरार होने की कोशिश ज़रूर करना चाहती थी। और वो कोशिश कत्लगाह के इंचार्ज पटवर्धन का थोड़ा सा एतमाद हासिल करके ही हासिल कर सकती थी। नसरीन ने अपने दिल में एक हिकमत अमली तैयार कर ली। इसने सर झुका दिया और आहिस्ता से कहा, आप जिस तरह कहेंगे मैं इसी तरह करूंगी। पटवर्धन ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम समझदार लड़की हो, आओ मेरे साथ। वो इसे लेकर ऊपर अपने आस में आ गया। इस वक्त रात हो गई थी। दफ्तर में बिजली का बल्ब रोशन था। पटवर्धन ने नसरीन को मेज़ के पास कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नसरीन कुर्सी पर बैठ गई। पटवर्धन ने टेलीफोन आगे किया और कोई नंबर घुमाने लगा। नसरीन ने आहिस्ता से कहा, मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। पटवर्धन ने बाथरूम की तरफ इशारा करके कहा, ज़रूर जाओ। बाथरूम का दरवाज़ा दफ्तर के अंदर ही था। नसरीन उठकर बाथरूम में आ गई। इसने दरवाज़ा बंद कर लिया, गौर से जायज़ा लिया। बाथरूम का ना कोई दूसरा दरवाज़ा था जो बाहर को खुलता था और ना ही कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान ही था। मायूस होकर इसने नलका खोला और मुंह पर छींटे मारने लगी। इस दौरान इसे कमरे में से पटवर्धन की किसी से बातें करने की आवाज़ रही थी। वो अंग्रेजी में किसी से बात कर रहा था। नसरीन ने नलका बंद किया और कान बंद दरवाजे के साथ लगा दिए। पटवर्धन अंग्रेजी में कह रहा था, नहीं मिस्टर बालाजी, आज रात नहीं, कल का पक्का वादा है। आज रात वो मेरे पास रहेगी, कल तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, मगर सिर्फ 2 दिन के लिए। हमें इससे पूछगछ का सिलसिला भी शुरू करना है। नसरीन दरवाजे से परे हट गई। वो सोच में पड़ गई, क्या मैं इस दरिंदे से अपनी इज्जत बचा सकूंगी? ज़ाहिर ये बात नामुमकिन लगती थी। नसरीन ने अपने आप से कहा, मैं इसे न मार सकी तो अपने आप को मार लूंगी, कम से कम ये बात मेरे इख्तियार में है। इसे यकीन था कि वरोदन इसे जहाँ कहीं भी किसी बेडरूम में ले जाएगा, वहाँ इसे मरने मारने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। वो बाथरूम से बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गई। पटवर्धन ने रिसीवर रख दिया और कहने लगा, ये तो तुम खुद मान चुकी हो कि तुम मुसलमान हो। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? शमीम बानो। नसरीन के मुँह पर यही नाम आया। इसने कह दिया। पटवर्धन ने कहा, घबराओ नहीं, थोड़ा सा काम निपटा लूँ, फिर दोनों घर चलकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। वो एक फाइल खोलकर इसे गौर से पढ़ने लगा। इतने में एक सिपाही चिक उठाकर अंदर आ गया और बोला, सर थाना अमरावती का ऐसा जो एक कश्मीरी अग्रवादी को पकड़ कर लाया है, वो बाहर खड़ा है। पटवर्धन ने फाइल बंद कर दी। सिपाही की तरफ चेहरा उठाकर कहा, इसे अंदर ले आओ। नसरीन हिंदी लफ्ज़ अग्रवादी के मायने जान गई थी। इसके मायने थे दहशतगर्द तखरीबकार। भारतीय फौज और पुलिस के आदमी कश्मीरी मुजाहिदीन को दहशतगर्द तखरीबकार कहते थे। सिपाही बाहर निकल गया। इसके
फ़ौरन बाद 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। एक इंडियन पुलिस का SHO की फुल वर्दी में था, दूसरा आदमी कांस्टेबल था, तीसरे आदमी को हथकड़ी लगी थी। SHO और कांस्टेबल ने पटवर्धन को सलूट किया। SHO मजबूत जिस्म का जवान था। इसने मशकूक अंदाज में नसरीन पर निगाह डाली और अंग्रेजी में पटवर्धन से कहा, सारी सूरत को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दें। पटवर्धन ने SHO को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, डोंट वरी, ये भी पाकिस्तानी जासूस है, इस दहशतगर्द को कहां से पकड़ कर लाए हो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।